90% बीमारियों की शुरुआत पाचन तंत्र बिगड़ने से होता है। इसमें एक समस्या कॉमन है और वो है एसिडिटी। एसिडिटी एक ऐसी स्थिति है जो एक बड़ी बीमारी या भयानक समस्या का रूप लेती है और वो है पाइल्स। बदलते और स्पाइसी फूड या जंक फूड की वजह से ठीक से डाइजेस्ट न होने की प्रॉब्लम से सभी पीड़ित हैं। क्या होता है पाइल्स, क्यों होती है एसिडिटी और कैसे करें इसका इलाज? आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर प्रवीण सहावे, जिन्होंने MS, PGDHA, FRHS किया है और वे जनरल सर्जन और आयुर्वेदा कंसल्टेंट है। कैंप कॉलेज राजनांदगांव में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे। साथ ही MS, साथ ही मास संगठन में मेंबर के साथ वे मेंबर ऑफ न्यू एज डॉक्टर एसोसिएशन, मेंबर ऑफ इंटीग्रेटेड हीलिंग फोरम में भी शामिल है। श्रीलंकन डॉक्टर्स के साथ लेजर थेरेपी ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। आयुर्वेदा के नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन भी दिए और अब वे श्री हरि अपार्टमेंट, पार्वती नगर, रामेश्वरी रोड, नागपुर में अभ्युदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें पाइल्स जैसी समस्याओं का समाधान देते हैं। टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है डॉक्टर प्रवीण सहावे जी, जो कि एक जनरल सर्जन है और आयुर्वेदा कंसल्टेंट है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि पाइल्स ये किस तरह की बीमारी है और इससे कैसी तकलीफें होती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि गुदभाग में होने वाली कौन कौन सी व्याधियाँ होती है? गुदभाग यानी संडास की जगह जिसको बोलते हैं, संडास की जगह होने वाली मुख्यतः बीमारी सब लोगों को पाइल्स ही पता है, जिसको आम भाषा में बवासीर बोलते हैं या मुड़व्याध बोलते हैं। तो इसके अलावा वहाँ पर फीशर, जिसको हमारी भाषा में फीशर इन एनो बोलते हैं, वहाँ पर छाला होता है संडास की जगह। इसके अलावा फिशुला इन एनो, जिसको नाली घाव या भगंदर बोलते हैं। इसके अलावा वहाँ पर होने वाली बीमारियों में मुख्यतः कैंसर एक प्रकार की बीमारी होती है, जो कि मुख्य रूप धारण करके इस बीमारियों को निग्लिजेंसी के रूप में सम्मिलित होती है। इसके अलावा छोटे बच्चों में पॉलिप्स पाए जाते हैं संडास की जगह पर, और पाइलोनेडल साइनस, जिसमें संडास की जगह ऊपर के भाग में पस आता है, मवाद आता है और पेन होता है। और संडास की जगह पे जो आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर फोड़े या फुंसी बनने से एब्सेस, जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादातर पाने के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो निग्लिजेंसी के कारण होने वाली बीमारियाँ ज़्यादातर होती है। पर इसके लिए हमको गुदभाग में होने वाली बीमारियाँ जो है उसका प्रत्यक्ष डॉक्टर को दिखा के ही उसका निदान या परीक्षण करना चाहिए। जी सर, बवासीर क्या होता है और उसके लक्षण और उपचार क्या है? बवासीर यानी पाइल्स, हिमोराइड हमारी भाषा में उसको बोलते हैं। हिम यानी ब्लड, खून जिसको हम लोग बोलते हैं, और राइड्स मीन्स डायलिटेशन ऑफ वेंस, वहाँ की नसों का, वहाँ की गुदभाग की नसों का फूलना, इसको हम लोग बवासीर बोलते हैं। बवासीर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक तो बाहर के मस्से या बाहर का बवासीर या अंदर का मस्से। तो बाहर का जो मस्से होते हैं वो तो पेनलेस होते हैं या बाहर की स्किन में ही या बाहर की त्वचा में रहते हैं। पर अंदर के जो मस्से या बवासीर होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसमें उसको खूनी बवासीर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ब्लड आता है संडास करते समय। और दूसरा जो प्रकार रहता है जिसमें संडास करते समय थोड़ा सा खून आता है, उसके साथ साथ कुछ मस्सा या कोम भी बाहर आता है, जिसको सेकंड डिग्री पाइल्स बोलते हैं। और सेकंड डिग्री पाइल्स के बाद जो तीसरा प्रकार है वो है थर्ड डिग्री पाइल्स, जिसमें संडास करते समय मस्सा बाहर आता है और उसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है। और चौथा जो प्रकार रहता है वो है जिसमें संडास करते समय जो मस्सा बाहर आता है वो किसी भी चीज़ से, हाथ से भी अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहेगा। ये 4 प्रकार के पाइल्स होते हैं। और इस पाइल्स में लक्षण देखेंगे तो लक्षण में ये होता है कि संडास में खून जाना और पेनलेस ब्लीडिंग, यानी खून ऐसा जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता है। सिर्फ आपको टॉयलेट में दिखेगा कि फ्लैश ऑफ प्लान, यानी कि ऐसी धार जैसा ब्लड आपको जा रहा है, तो इसको बवासीर का खून जाना बोलेंगे। बाकी और बीमारियों में भी खून जाता है, जैसे फिशर में, लेकिन उसमें आपको दर्द होगा। इसमें जो है वो पाइल्स में कभी दर्द नहीं होता है, उसमें जो ब्लड जाएगा वो आपको पता नहीं चलता है। और इससे अशक्तता आएगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में खून निकलने से आपको एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है उसमें। इसकी वजह से चक्कर आना और संडास को कड़क होती है, और इसकी वजह से आपको बार बार जोर देना पड़ता है संडास को। संडास में खून के साथ साथ और मवाद या
लिक्विड जैसा कुछ जाता है, उससे ईचिंग या अनइजीनेस फील होता है। और ये सब लक्षणों के साथ साथ अपने को ये देखना ज़रूरी होता है कि सही में वो पाइल्स है या और कोई बीमारी है। और इसकी जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ प्लान है, जो मैंने आपको अभी 4 स्टेजेस बताई है पाइल्स की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट प्लान रहता है। आजकल लोगों के मन में एक गलतफहमी है कि हर एक पाइल्स को ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है और ऑपरेशन करने के बाद फिर से होता है। ये गलत है। एक्चुअली उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो उसके ट्रीटमेंट का जो प्लान है, वो उसकी स्टेजेस के अनुसार होता है। जो 4 स्टेज है उसमें पहली और दूसरे स्टेज में ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोलूँगा कि अगर आपने उसका सही डॉक्टर से और सही पद्धति से निदान किया तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ ट्रीटमेंट प्लान है, तो उससे ये बीमारियाँ मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। पर थर्ड और फोर्थ डिग्री के जो पाइल्स है उसमें कुछ आयुर्वेदिक क्षारसूत्र थेरेपी है या और कुछ थेरेपीज़ है, उसकी ज़रूरत रहती है। नाली घाव या फिशर क्या होता है? इसको फिशुला या फिशर हम लोग बोलते हैं। फिशुला और फिशर दोनों अलग अलग बीमारी है। फिशुला यानी क्या होता है कि संडास की जगह पर जिसको हम लोग बोलते हैं कि फोड़ा हो गया या फुंसी हो गया, तो उसकी वजह से जो पस बनता है, वो पस अगर उसको सही समय पर चीरा दे के बाहर नहीं निकाले तो वो, जिसको बाल तोड़ बोलते हैं आम भाषा में, तो ये जो घाव है, जो पस है, ये पस अंदर संडास की जगह में खुलता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी संडास पेशेंट जाता है संडास करने या मोशन करने के लिए, तो संडास के बाहर की जगह से थोड़ा थोड़ा पस आते रहता है। इसको हम लोग फिशुला बोलते हैं, फिशुला इन एनो। इसको भगंदर भी बोला जाता है। और ये पस जो है, पस पूरी तरह से पहले जो एब्सेस हुआ था या फोड़ा हुआ था, उसको ठीक तरह से नहीं निकालने की वजह से ये जो पस है वो अंदर संडास की जगह ओपन होता है। और ये कहीं अंदर लगभग लिवेट्राइना मसल्स है या अंदर की जितनी भी मांसपेशियां है वहाँ तक जाने की संभावना रहती है। और इसको फिशुला जो है ये सबसे टेरिफिक संडास की जगह होने वाली बीमारी है, क्योंकि ये बार बार भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो पेरिनियल ग्लैंड्स है उसका इन्फेक्शन बार बार होते रहता है। ये उसका एक मुख्य कारण है, तो उसकी वजह से बार बार होने के चांसेस रहते हैं। जी सर, ये डीन थेरेपी क्या होती है? क्या इसमें पेशेंट को एडमिट रहना ज़रूरी है? डीन थेरेपी हमारे अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल का एक रिसर्च थेरेपी है। इसमें डीन में जो 4 वर्ड्स है, इसी में इस थेरेपी जो है वो सम्मिलित है। पहले डी का जो मीनिंग होता है वो है डाइट प्लान एंड डाइट मॉडिफिकेशंस। दूसरा ई में है एजुकेशन एंड एक्सरसाइज। सबसे पहले हम पाइल्स के पेशेंट को ये ज्ञात करवाते हैं कि आपकी जो 4 स्टेज है पाइल्स की, उसमें आप कौन सी स्टेज के पेशेंट हो। अगर आपको पहले स्टेज में आप आए हो तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक खाएंगे, कुछ थेरेपी करेंगे, तो उससे आप बिना ऑपरेशन ठीक हो सकते हैं। ए जो है, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स। उसमें आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स में यह है कि एक है क्षारसूत्र थेरेपी। अभी जो हमने फिशुला इन एनो जो डिस्कस किया, भगंदर जो डिस्कस किया, उसके लिए सबसे बेस्ट थेरेपी जो है वो फिशुला इन एनो है। इसके लिए कोई ऑपरेशन या एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा यह है कि यन का लॉन्ग फॉर्म होता है कि न्यू मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ यूज इन मॉडर्न मेडिसिन, तो उसका भी हम समावेश इस डीन में करते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट डीन थेरेपी जो बनाया गया है वो स्पेशली पाइल्स के पेशेंट के लिए, भगंदर के पेशेंट्स के लिए और फिशर के पेशेंट्स के लिए, इन तीनों के पेशेंट्स के लिए हमने ये बनाया है, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो थेरेपी है आप आधे घंटे के लिए आ सकते हैं, ओपीडी बेस्ड थेरेपी है, और आपको घर पे आधे घंटे के बाद जाना पड़ता है। इसमें आप आपके रूटीन वर्क सेम डे कर सकते हैं, इसके लिए कोई भर्ती होने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, चर्चा इसी तरह जारी रहेंगी। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। पॉइजनस भी लीचेस होती है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, विषैली और बिन विषैली, ऐसी 2 प्रकार की लीचेस होती है। तो हमारे आयुर्वेद में जो यूज़ किया जाता है वो नॉन पॉइजनस लीच यूज़ किया जाता है। ये लीच है, इसको पानी में ही रखते हैं, इसको जलोका हमारी भाषा में बोलते हैं आयुर्वेद में। जल ही जिसका जीवन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि लीच थेरेपी क्या होती है और इससे हम कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? लीच थेरेपी में आपको बताना चाहूँगा, मैं दर्शकों को दिखाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में लीच लाया हूँ। तो
ये कुछ लीचेस है जिसको हम जोक बोलते हैं या जड़ू मराठी में बोला जाता है। तो ये जिंदा लीचेस है और ये नॉन पॉइजनस लीचेस है। पॉइजनस भी लीचेस होती है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, विषैली और बिन विषैली ऐसी 2 प्रकार की लीचेस होती हैं। तो हमारे आयुर्वेद में जो यूज़ किया जाता है वो नॉन पॉइजनस लीच यूज़ किया जाता है। ये लीच है, इसको पानी में ही रखते हैं, इसको जलोका हमारी भाषा में बोलते हैं आयुर्वेद में। जल ही जिसका जीवन है इसलिए उसको जलोका बोला जाता है और लीच ये उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सभी प्रकार की स्किन डिसीज जैसे कि पिंपल्स है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, एलर्जिक डर्माटाइटिस है और भी बहुत सारी जितनी भी स्किन डिसीजेस है इसके लिए परमानेंट और अच्छा इलाज लीच थेरेपी। हाँ हाँ, पा सकते हैं। इसमें कोई स्टीरॉयड थेरेपी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस नहीं है या बाकी कोई थेरेपी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और एकदम सेफ है। इवन तो जो बच्चे हैं जिनको फोड़ा या फुंसी हुआ है, एब्सेस हुआ है, ऐसे बच्चे जो एब्सेस या चीरा मारने के लिए डरते हैं या जो भी बड़े लोग चीरा मारने के लिए डरते हैं उनको ऐसे स्टेजेस में हम लोग ये डायरेक्ट उस फोड़े पे लगाते हैं। तो ये क्या करती है कि वहाँ का इम्प्योर ब्लड जो है वो सक करती है। साथ में इसके शरीर के जो केमिकल्स है, इसके सलाइवा में बहुत सारे केमिकल्स है, अप टू 100 केमिकल्स इसके सलाइवा में होते हैं। तो ये अपने शरीर से सलाइवा से वो केमिकल्स अपने बॉडी में छोड़ती है। तो उसमें से कुछ केमिकल्स, मोस्टली हीरोडिन नाम का एक तत्व है जो ब्लड को जमा होने से रोकता है। इवन दो कुछ अभी हार्ट डिसीजेस में हम लोग डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हार्ट के ऊपर लगाते हैं, वेरिकोज वेंस में लगाते हैं। इवन दो डायरेक्ट पाइल्स जो थ्रोम्बोज हो जाते हैं, बड़े बड़े पाइल्स हो जाते हैं, इसमें भी इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसको डायरेक्ट लगाते हैं वहाँ पर। तो ये क्या करती है कि 10 से 15 मिनट वहाँ से ब्लड सक करती है और जैसे जैसे ब्लड सक करेंगी बड़ा होती जाती है। और कुछ पाउडर डाल के, आयुर्वेदिक पाउडर डाल के हम लोग इसको निकालते हैं और इसके बाद इसने जो जितना भी ब्लड पिया है उसको वोमिट करवाते हैं। और ये 4 से 6 सेटिंग हम अगर वीकली करते हैं या 3 से 4 दिन में करते हैं तो हमारा कोई भी स्किन डिसीज़ हो या बाकी जो डिसीजेस है, वैसे वेरिकोज वेंस है, थ्रोम्बोज, बड़े बड़े पाइल्स है, बड़े बड़े फोड़े हैं, फुंसिया है, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं है, ये सेफ़ है। इससे कोई बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता। इवन दो हाथी पाय जिसको हम लोग एलिफेंटियासिस बोलते हैं, इसमें भी सूजन कम करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या गर्भावस्था में बवासीर होता है और अगर होता है तो कैसे हमें इसको ट्रीट करना चाहिए? सबसे अच्छा और बढ़िया सवाल आपने पूछा है प्रियंका जी। देखिए, गर्भावस्था में क्या होता है कि हम लोग गर्भावस्था में महिला एक आयरन की मात्रा में ज़्यादा आयरन की मात्रा पूरे 6 महीने तक लेती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि गर्भाशय जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो उसका वजन की वजह से गर्भाशय के ऊपर, रेक्टम के ऊपर जो है एक प्रकार का प्रेशर आता है। और प्रेशर आने से क्या होता है कि महिलाओं को हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग या दर्द होना, ये गर्भावस्था के दरमियान लक्षण तैयार होते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ अलग से एक यूनिट बना है जिसकी इंचार्ज हमारी मैडम है डॉक्टर पूजा। तो उनके लिए हमने अलग से गर्भावस्था के गुदे विकारों का निदान और उपचार कक्ष इस टाइप से हमने बनाया है। तो वहाँ पर आने वाले महिलाओं के लिए हम लोग ये पहले बताते हैं कि आप जो डाइट, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो या प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाली मेडिसिन ले रहे हो, उसके साथ हम लोग कुछ जो मैंने डीन थेरेपी आपको बताया है उसका आप इम्प्लीमेंटेशन करिए उसमें, और साथ में डाइट मॉडिफिकेशन करवाते हैं, कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक देते हैं और उसमें आयुर्वेदिक कुछ मात्रा बस्ती थेरेपी है जो हम लोग थोड़ा सा एनिमा बोलेंगे उसको, संडास के रास्ते से दिया जाता है, पर उससे कोई लूज मोशन नहीं होते हैं, वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और वो प्रेगनेंसी को बढ़ाने में और नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सहायक भी सिद्ध होता है। और कुछ मेडिसिन, ओरल मेडिसिन देते हैं। मोस्टली हम लोग सर्जरीज अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारी महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो तकलीफ होती है, पर उसके बाद पीएनसी में, जैसे कि बच्चे को जन्म देने के बाद भी कुछ तकलीफ होती रहती है। तो ऐसे समय में भी हम लोग डीन जो थेरेपी है उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर महिलाओं को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ दवाई से, अगर आप गर्भावस्था से ही दवाई अगर शुरू करें तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, आयुर्वेद और क्षार सूत्र थेरेपी ये क्या होता है? देखिए, क्षार सूत्र यानी क्या होता है कि आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन होती है जिसको एक धागा रहता है, मेडिकेटेड सेटॉन जिसको बोलते हैं, उसको उसके ऊपर कोटिंग किया जाता है, लगभग 21 कोटिंग किया जाता है। और ये 21 कोटिंग करने के बाद जो थ्रेड है वो मेडिसिन
एज ए मेडिसिन, एज ए सर्जरी में यूज़ किया जाता है। ये थ्रेड क्या होता है कि जो भगंदर मैंने व्याधि आपको बताया, डिस्कस किया कि जिसमें संडास की जगह फोड़ा होता है और वो पस संडास की जगह अंदर खुलता है, तो वहाँ पर हम लोग एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से उसको वहाँ पर भगंदर में डालते हैं और उसको टाई करते हैं या नॉट बांधते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पस डिस्चार्ज है वो निकलते जाता है, इन्फेक्टेड पस निकलते जाता है, और साथ ही साथ जो भगंदर या फिस्टुला की जो जगह है वो हील होती जाती है। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम भगंदर का ऑपरेशन करते हैं, चीरा मार के निकालते हैं, तो ज़्यादातर पेशेंट में रिकरेंसेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पाइलोनीडल ग्लैंड्स का इन्फेक्शन हमेशा होते रहता है और इसलिए रिकरेंसेस के बार बार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्षारसूत्र का यही बेनिफिट है कि एक तो आपको एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा पैसे आपके वेस्ट नहीं होंगे, बार बार सर्जरी करने का आपको टेंशन नहीं होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि रिकरेंसेस की जो रेट है वो निग्लिजिबल है, यानी 0.001% चांसेस है कि आपको क्षारसूत्र से, अगर अच्छे डॉक्टर से किए, MS डिग्री जिनकी है, आयुर्वेद में जिनकी MS डिग्री है, उनके पास से अगर आपने किए तो डेफिनेटली क्षारसूत्र थेरेपी से आपको लाभ होगा। और दूसरा ये है कि क्षारसूत्र से जो इलाज किया जाता है वो वीकली एक बार आपको सिर्फ चेंज किया जाता है क्षारसूत्र, और ऐसे 4 से 5 सेटिंग में आपको फिस्टुला या छोटे मोटे जो पाइल्स है उसमें भी डायरेक्ट उसको नॉट किया जाता है, तो वो हमेशा के लिए वो निकल जाते हैं। पाइलोनीडल साइनस क्या होता है? पाइलोनीडल साइनस यानी क्या होता है कि नीडस यानी बंच ऑफ हेयर्स। पाइलोनीडल साइनस यानी बंच ऑफ हेयर्स क्या होता है कि जैसे अपना जो नितंब है, जैसे संडास के ऊपरी भाग में जो दोनों बटक्स के बीच का जो पोर्शन है जिसको क्लेफ्ट बोलते हैं, क्लेफ्ट ऑफ बटक, तो उसके बीच में जिन लोगों को ज़्यादातर हेयर्स होते हैं, जब ज़्यादातर बाल होते हैं, और ज़्यादातर लोग जो जीन्स पहन के रहते हैं या टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि ज़्यादा समय तक बैठने से वहाँ पर स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, और वहाँ पर इन्फेक्शन होके कुछ एब्सेसेस बनता है, और वो एब्सेस बनने के बाद, साइनस बनने के बाद क्या होता है कि वो जो बंच ऑफ हेयर्स है वो अंदर, उसके अंदर चले जाते हैं, वो कैविटी के अंदर चले जाते हैं, और कैविटी के अंदर जाने से क्या होता है कि वहाँ पर पस आते रहता है और पेशेंट को बैठने में दिक्कत होती है, और इसके लिए क्षारसूत्र थेरेपी इज़ बेस्ट, क्योंकि इससे रिकरेंसेस होने के चांसेस बहुत कम है। हमने देखा है कि हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या भागदौड़ की वजह से हम प्रॉपर खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से हम बड़ों में तो ये प्रॉब्लम्स होती ही है, लेकिन क्या छोटे बच्चों में भी बवासीर हो सकता है? छोटे बच्चों का आजकल डाइट अगर हम लोग देखें, सुबह अगर बच्चा उठता है तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले माँ तो उसको दूध पिलाती है और कैसे तो भी स्कूल भेजती है, क्योंकि 7 बजे 8 बजे बच्चे का स्कूल जाने का समय रहता है और रात को सोने का समय बच्चे का निश्चित नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, ज़्यादातर बच्चे पिज़्ज़ा और बाकी सब जंक फूड्स ये खाते हैं, तो इससे क्या है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमन है। आजकल बहुत सारे कम बच्चे मिलेंगे कि जिनको सुबह सुबह मोशन कम होती है, एक तो आएंगे स्कूल के बाद मोशन करेंगे, तो इससे क्या है कि आयुर्वेद में जो बताया है दिनचर्या कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मोशन होना ही चाहिए, तभी आपको फ्रेश लगेगा, तभी आपकी पूरी दिनचर्या जो अच्छे से होगी। तो आजकल स्कूल शेड्यूल की वजह से, बच्चों का डाइट हैबिट की वजह से क्या है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है और उसकी वजह से फीशर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी वहाँ पर चीरा होता है संडास कड़क होने से, तो बच्चे चिल्लाते हैं कि मुझे मम्मी पेन हो रहा है पोटी करते समय। तो फीशर के साथ साथ कुछ छोटे छोटे मस्से भी बच्चों को होने के चांसेस हैं, उसको हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं हमारी भाषा में, तो बच्चों में भी पाइल्स हो सकते हैं। पेट की तकलीफ़, पेट साफ न होना, एसिडिटी की तकलीफ़ थी, पाइल्स की शुरुआत थी, और जब मैं डॉक्टर प्रवीण सावे के यहाँ आयुर्वेदिक दवाई लिया तो बिना ऑपरेशन से वो ठीक हो गया। अभी मेरे को कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है, और ये कम से कम 1 साल से तकलीफ़ हो रही थी, ये आयुर्वेदिक दवाई लेने से ठीक हो गई। मेरे को 4 साल पहले पाइल्स का प्रॉब्लम था, जो कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किए, डॉक्टर साहब इन्होंने ऑपरेशन किए, उसके बाद मेरे को तकलीफ़ पूरी ख़त्म हो गई। एसिडिटी वगैरह जो मेरे को प्रॉब्लम थे वो भी ख़त्म हो गए, नहीं के बराबर। अभी
5% एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो तो जनरली रहता है। ये चर्चा को हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। गुद भाग में कैंसर अगर किसी को बोला जाए तो पेशेंट पहले से ही डर जाता है, पर ये ध्यान में रखिए कि गुद भाग में कैंसर हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है। आजकल ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को संडास की जगह कोई तकलीफ होती है तो कभी दिखाएगा नहीं डॉक्टर को, किसी अपने दोस्त को पूछेगा कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। मेरा पहले वजन 70 किलो था, अभी 60 किलो हो गया है। डॉक्टर प्रवीण साहब सर की तरफ से मैंने आयुर्वेदिक गोलियां ली है, जिसके कारण मेरा वजन कम हुआ है। पहले पढ़ाई में कुछ भी ध्यान नहीं लगता था, अभी आयुर्वेदिक और सुवर्ण प्राशन लेने से मेरा पढ़ाई में ध्यान लगता है और स्कूल की परफॉर्मेंस में भी बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। सर, क्या गुद भाग में कैंसर होता है और अगर होता है तो इससे हम कैसे बचें? हाँ, एक्चुअली कैसा है, गुद भाग में कैंसर अगर किसी को बोला जाए तो पेशेंट पहले से ही डर जाता है, पर ये ध्यान में रखिए कि गुद भाग में कैंसर हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है। आजकल ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को संडास की जगह कोई तकलीफ होती है तो कभी दिखाएगा नहीं डॉक्टर को, किसी अपने दोस्त को पूछेगा कि यार क्या है, मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है, तो बोलेगा यार ऐसा कर, मैंने ये लिया था, तू भी ये मलहम लगा ले और तू ये दवाई ले ले, तेरा ठीक हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये बीमारियाँ बढ़ती जाती है। तो मेरी सबसे पहले दर्शकों से ये निवेदन है कि आप लोग जब भी आपको कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले किसी MS जो भी डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन हैं, उनको दिखाइएगा। हो सके तो आयुर्वेद सर्जन को दिखाइएगा, क्योंकि वो आपको बिना ऑपरेशन कुछ सजेशंस दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप हम लोग ये देखते हैं कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। इस संडास की जगह उंगली से हम लोग निदान करते हैं। वहाँ पर अगर संडास की जगह में कोई मांस या गठान लगती है तो फिर हम लोग अंदर से प्रोक्टोस्कोपी, यानी थोड़ी सी ऐसी छोटी सी नली रहती है, नली से हम लोग गुद भाग का परीक्षण करते हैं, जिसको प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं। और प्रोक्टोस्कोप में हमें अगर कुछ मांस या कुछ दिखता है तो उसको हम लोग अंडर एनेस्थीसिया उसका थोड़ा सा एक टुकड़ा निकाल कर उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं, यानी उससे जांच हो जाती है कि अगर गठान है तो किस चीज़ की है। कैंसर के भी दो प्रकार होते हैं, एक हार्मफुल होता है, ये एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है। तो इससे निदान होता है। और दूसरा है कि हम लोग MRI कुछ करते हैं होल बॉडी एब्डोमेन, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये स्प्रेड हुआ है ऑल ओवर बॉडी में या सिर्फ वही लोकलाइज है। अगर लोकलाइज है तो उसका ऑपरेशन करके इलाज संभव है, पर ये सब जांच प्रोक्टोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करेंगे। अंदर तड़ियों तक पॉलिप्स, मल्टीपल पॉलिप्स रहते हैं, तो उस समय में हम लोगों को प्रोक्टोस्कोपी के अलावा कोलोनोस्कोपी नाम की एक जांच करनी पड़ती है। कोलोनोस्कोपी जिसमें संडास के रास्ते से ही हम लोग एक दूरबीन से जांच करते हैं। तो ये सब जांच और निदान से ही गुदा कैंसर का जो निदान है वो किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग प्लान करते हैं। सर, क्या बिना ऑपरेशन से पाइल्स, फिशर या भगंदर इन सब का इलाज संभव है? बिना ऑपरेशन सभी चीज़ों का इलाज संभव है, अगर पेशेंट पहली स्टेज में आए, अर्ली अपने डिसीज़ का निदान करे। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास हमने देखा है कि पेशेंट्स ज़्यादातर 90% पेशेंट ही लास्ट स्टेज में ही आते हैं। क्योंकि मैंने इसकी रीज़न बताया है, क्योंकि पेशेंट खुद डॉक्टर बनते हैं, खुद मलहम किसी दोस्त के कहने पे लगाएंगे, कुछ दवाइयाँ लेंगे, झाड़ पत्ती खाएंगे। ये कैसा है कि वहाँ पर होने वाली लगभग 30 प्रकार की बीमारियाँ होती है, जो मैंने पहले बताया आपको। पर इसका कैसा है कि आप अगर फर्स्ट और सेकंड डिग्री के पाइल्स है तो उसमें आपको सिर्फ मेडिसिन से ही, ये दवाइयाँ खाने से ही और कुछ पानी में बैठने से, सिकाई करने से ये ट्रीटमेंट, कुछ मैंने जो डीन थेरेपी आपको बताई है, जो हम लोग हमारे सेंटर में मॉडिफाई किया है, तो इससे बिना ऑपरेशन इलाज हो सकता है। फिशर में भी बिना ऑपरेशन इलाज हो सकता है। फिशर में क्या होता है कि वहाँ की संडास की जगह जो है वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसके लिए जो डीन थेरेपी मैंने बताया है उसमें बिना ऑपरेशन ही उपचार संभव है। पर कैसा है कि अगर पेशेंट अर्ली स्टेज आए तो ये इलाज संभव है। जहाँ पर ऑपरेशन नीडेड है वहाँ पर नीडेड है, वहाँ ज़रूरी है। पर हर एक ऑपरेशन, हर एक पाइल्स के पेशेंट में, हर एक फिशर के पेशेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 50% पेशेंट को जो है सिर्फ दवाइयाँ और बाकी ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकते हैं। जी, अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है तो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज ऑपरेशन करना ही पड़ता है। हाँ हाँ, बराबर। जी सर, पाइल्स के अलावा और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आपके हॉस्पिटल में किया जाता है? हमारा जो सेंटर है मोस्टली
पाइल्स फिशर फिस्टुला और पाइलोनेडल साइनस, इसका सुपर स्पेशलिटी सेंटर है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर स्किन डिसीज़ जिसके लिए हम लोग लीच थेरेपी करते हैं, ओबेसिटी, मोटापा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, गर्भवती स्त्रियों के जो बीमारियां है उसका इलाज होता है। इसके साथ साथ वंध्यत्व के जो ट्रीटमेंट है, जिनको बहुत दिन शादी होने के बाद भी बच्चे नहीं रहते हैं, इसके लिए भी हमारे यहाँ पर उपचार होता है। और मैक्सिमम जो उपचार है वो आयुर्वेदिक पद्धति से होता है। और इसके लिए कैसा है कि हमारी जो सेल्फ संशोधित जो पद्धति है, डीन थेरेपी, उसको और लीच थेरेपी को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और सभी पद्धतियाँ जो है उसके लिए कोई एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है और ओपीडी बेस पे आके आप लोग ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसके साथ हम लोग सुवर्ण प्राशन भी देते हैं। सुवर्ण प्राशन ये होता है कि पुष्य नक्षत्र के दिन हर महीने में 1 दिन के बच्चे से लेके 12 साल तक के बच्चों को महीने में 1 दिन, जैसे अभी आने वाले 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को सुवर्ण प्राशन है, तो उसमें सोने की भस्म युक्त कुछ दवाइयाँ और कुछ आयुर्वेदीय ब्रेन को स्टिमुलेट करने वाली, ब्रेन को अच्छा करने वाली, मेद्य जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में, वो दवाइयाँ पिलाते हैं। सर फिर तो ये बहुत कॉस्टली होंगी। नहीं, कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पर कैसा है कि ये सिर्फ महीने में 1 ही बार पिलाना पड़ता है। और इसका फ़ायदा यह है कि इसको पीने से बच्चों का IQ लेवल जो है वो अच्छे से बढ़ता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि बच्चे बार बार बीमार नहीं होते। मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को सभी टीके, सभी वैक्सीनेशंस तो लगाते हैं, पर सुवर्ण प्राशन का मुख्य फ़ायदा ये है कि बच्चों को IQ लेवल में सुधारना तो होती है और बार बार बच्चे बीमार होने से बचते हैं। सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी अब तक, लेकिन मैं चाहूँगी कि जिन पेशेंट्स को पाइल्स की प्रॉब्लम ना हो, हेल्दी लाइफ कैसे जिए या फिर हेल्दी डाइट कैसे करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आप दर्शकों को दें। और जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को मैसेज दें कि वह कैसे हेल्दी रहे। जाते जाते मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि बीमारी होने से पहले वो बीमारी ना हो, इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। इसमें क्या होता है कि अगर आपको बवासीर या पाइल्स इन जैसे बीमारियों से बचना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छाछ का सेवन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सलाद सेवन करिए, नॉन वेजेस, मांसाहार, स्पाइसी, ऑयली, पिज़्ज़ा, बर्गर्स और जो जितने भी जंक फूड है वो ट्राई टू अवॉइड दिस फूड, आप इनका सेवन ना करें। और आपका जो दिनचर्या है, जो दिनचर्या आपका सुबह रात उठने से लेकर रात को सोने तक है, उसको आप नियंत्रित करिए। हो सके तो आपका जो मोशन जाने का समय है उसको सुबह 7 से 8 के बीच में ही रखिए। इसके बाद में क्या है कि दूसरे दोषों का प्रकोप शुरू हो जाता है, तो मोशंस की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। और ट्राई टू अवॉइड मोबाइल्स इन टॉयलेट एंड पेपर्स इन टॉयलेट्स। आप न्यूज़पेपर को और मोबाइल्स को टॉयलेट में ना लेके जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक टॉयलेट में बैठना, संडास में प्रेशर देना, जोर देना, ये भी एक पाइल्स होने का एक मुख्य कारण है। वहाँ की हाइजीन, हम लोग जितनी चेहरे की हाइजीन रखते हैं उतनी संडास की जगह की हाइजीन रखने के लिए तत्पर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जिन लोगों को ज़्यादा हेयर्स है उन लोगों को पायरोनिडल साइनस ना हो, इसलिए वहाँ के हेयर्स की प्रॉपर केयर होना ज़रूरी है। और ज़्यादा प्रेशर लगा के कभी भी मोशन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो हमारे आयुर्वेद में जो बताया गया है कि आयुर्वेदोपदिशेषु विधेया परमादरा, कि आयुर्वेद में जितने भी उपदेश बताए गए हैं, तो आप डाइट प्लान जो मैंने डीन थेरेपी बताया है वो, और अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या, इसका सही ढंग से अनुपालन अगर आप करेंगे तो आप निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे और सुंदर रहेंगे। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। पाइल्स या फिर गुदभाग में होने वाली जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, वो हम इजीली किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन समस्या सभी को होती है। और आज आपने यहाँ आकर जो इन्फॉर्मेशन दी वो सचमुच बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थी, इम्पॉर्टेंट थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर पाइल्स जैसी भयानक और दर्दनाक बीमारी से आप पीड़ित हैं तो इसका इलाज ज़रूर करवाइए, डरे नहीं, क्योंकि इसका इलाज संभव है। आज हमने जाना लीच थेरेपी से अपने आप को पाइल्स जैसी बीमारी से कैसे बचा सकते हैं और इससे कैसे दूर रह सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर प्रवीण साहवे जी, जो कि एक जनरल सर्जन और आयुर्वेदा कंसल्टेंट भी हैं।
आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगी किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ किसी और समस्या के समाधान को लेकर। तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।